मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। हिंदुस्तानी संगीत जगत जिसका जलवा, जिसकी धूम पूरी दुनिया में मची रहती है। जहाँ जहाँ पर हिंदी या उर्दू ज़बान बोली जाती है वहाँ तक तो हिंदुस्तानी संगीत पहुँचता है, मगर जहाँ पर हिंदुस्तानी ज़बान या हिंदी या उर्दू की बात करें, वो ज़बान अगर नहीं भी पहुँचती है, लोगों को वो नहीं भी आती, तब भी हिंदुस्तानी संगीत में इतना जादू है, ये इतना रसीला है कि जो उन ज़बानों से वाकिफ़ नहीं है वो भी जो है इन गीतों से कनेक्ट होता है। अगर हम बात करें 50s की, 60s की, 70s की, 80s की, तो लाखों ऐसे गीत हैं जिन्होंने हमेशा पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। उन सिंगर्स की बात करें, उन म्यूज़िक डायरेक्टर्स की बात करें, उन म्यूज़िक अरेंजर्स की बात करें, उन जो गीतकार हैं उनकी बात करें, तो इन्होंने हमेशा हिंदुस्तानी संगीत जगत को एक नया आयाम, एक नई ऊंचाइयां दी है। हम बात करें आज 90s की, तो 90s भी जो है वो हिंदुस्तानी संगीत जगत का एक बहुत ही सुनहरा दौर कहलाता है, क्योंकि उस दौर में भी कई ऐसी फिल्में बनी, कई ऐसे गुलकार आए, कई ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर आए कि जिनकी बदौलत जो हिंदुस्तानी संगीत जगत को ऊंचाइयां मिली। हिंदुस्तानी संगीत जगत जो है पूरी दुनिया में प्रमोट हुआ, पूरी दुनिया में पहुंचा। 90s में ही एक ऐसा चेहरा उभरा है जो हम आज हमारे साथ बाहैसियत मेहमान के हैं। मालेगांव शहर में 2 दिनों से जिनका क़याम है। मालेगांव शहर में वो एक मिशन लेकर के आए थे कि मालेगांव शहर में जो संगीत से जुड़े जो बच्चे हैं, जो जिनको दिलचस्पी है, उन बच्चों को ढोलक क्या है और ढोलक किस तरीके से बजाई जाती है, उसके जो लवाजमात क्या क्या हैं, उसकी तकनीक्स क्या क्या हैं, वो उससे वाकफियत करवाने के लिए उन्होंने जो है एक वर्कशॉप का इनेकाद किया था और उनकी रहनुमाई में मालेगांव शहर के बच्चों ने वो तमाम बारीकियां सीखी। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई बॉलीवुड से तशरीफ़ लाए हुए अंसारी शाहिद अख्तर साहब की, जो बाहैसियत मेहमान के हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले तो मानव समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू। जनाब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका अपना जो बचपन है वो कैसे गुज़रा और उसके बाद जो है फिर ये म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट जो है वो कैसे आया? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हमारे जो घर के हालात थे वो ठीक नहीं थे। मेरे वालिद साहब ये लाइन में थे, काफ़ी अच्छी ढोलक बजाते थे वो, तो उनको देख देख के मैंने दिलचस्पी मुझे आई। पहले मुझे नहीं था, मैं पढ़ भी रहा था, लेकिन मुझे पढ़ने में इतना वो नहीं था क्योंकि मेरे घर के हालात काफ़ी अननेचुरल जैसे थे। तो मैं उस लाइन में आने के लिए कोशिश किया और फिर मैं अपने वालिद साहब को देखता था बजाते हुए, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ मुझे सिखाई है और उनको देख देख के सीखा। फिर उनके बाद उनको पहला इसका अटैक आया तो फिर वो बजाना छोड़ दिए थे, तो मैं लोगों से फिर देख देख के सीखता था। फिर वहाँ से मेरी मुलाकात काफ़ी लोग से होने लगी, फिर मैं शोज़ में आने लगा, फिर वहाँ से रिकॉर्डिंग वगैरह भी होने लगा। जो आज रिकॉर्डिंग में जैसे सनम बेवा पिक्चर आई थी, महेश किशोर करके म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। और नदीम श्रावण है, जतिन ललित है और आनंद मिलिन है, इनके साथ भी मैंने काफ़ी काम किया है। फिर वहाँ से मैं शो लाइन में आ गया, जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला। फिर वहाँ से मैं कुमार शानू, फिर तो आपके कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम में मैं एक लेडी का नाम लूँगा जिसका नाम है सुंदरी चौहान, जो अब तक उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है, तो उनके साथ मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो संगीत, जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये जो है रातों रात तो नहीं आता, उसके लिए एक बड़ी मशक़ जो है वो दरकार है, बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है और उसमें जो है अलग अलग उस्तादों की रहनुमाई भी जो है वो ज़रूरी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किन किन उस्तादों ने, आपके वालिद साहब नो डाउट उनका एक असर ही था कि आप जो है ढोलक की तरफ जो है आप राग़िब हुए, उनके अलावा जो है आपकी शख्सियत साजी में किन किन लोगों का हाथ है? सबसे पहले में तो मैं नारायण नायडू जी का नाम लूँगा, जो लता मंगेशकर जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनके साथ वो प्ले करते थे। उनके जो बड़े भाई है, छोटे भाई है रुद्रनाथ मंगेशकर, उनके साथ वो प्ले करते थे, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ मुझे सिखाई और उनके पास ही में सीखता था, वो मेरे गुरुजी है। फिर वहाँ से मैं इंडस्ट्री में आया, तो जैसे भवानी शंकर जी है और नितिन शंकर है, इन सब से काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। और लास्ट में मैं एक नाम लूँगा जिसका नाम है गिरीश विश्वा,
जो आज सारेगामा में, हाँ, और इंडियन आइडल में भी बजाते हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ उनको देख देख के सीखा, और रिकॉर्डिंग में वगैरह मुझे मिलते थे और काफ़ी चीज़ उन्होंने बताई भी मुझे। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उनका भी हाथ है मेरे उनमें जो सीखने के लिए मुझे मिला है। अगर आपके वालिद साहब की बात करें तो माशाल्लाह बहुत मकबूल तरीन शख्सियत थी वो। मालेगांव में भी उनका काफ़ी आना जाना था, जैसा कि आपने बताया कि मालेगांव शहर में भी जो है वो इससे पहले शायद कि वो आए हैं, जिक्र में तस्करे में ये बात मेरे सामने आई है। उसके बाद जो है मदन मोहन जी से उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, और सुनने में आया कि आपके मकान पर भी जो है मदन मोहन साहब जो है वो अक्सर तशरीफ़ लाया करते थे। मदन मोहन जी की मैं बात करूं तो उम्र के 4-5 साल से ही जो है उनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, और सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है मदन मोहन साहब ने म्यूज़िक लाइन में किया है। फिर चाहे वो अपनी फ़िल्मों में या अपने कंपोजिशन में जो गज़लें हों, कव्वाली हों, या उनका एक ख़ास स्टाइल होता था उनके गीतों में। ज़्यादातर ऐसा होता था कि अंतरे जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं खाते थे, हर अंतरा दूसरे अंतरे से जो है वो अलग होता था, ये उनकी विशेषता थी। और आखिरी बार जो उनकी जो है फिल्म वीर ज़ारा में जो एक म्यूज़िक उन्होंने उस वक्त कंपोज़ किया था वो भी आया था। कभी ऐसा इत्तेफाक आपको याद पड़ता है कि मदन मोहन साहब की दुआ आपको मिले, कभी आपकी उनकी मुलाकात, ऐसी कोई एक किस्सा या कहानी कुछ याद आती है आपको? मदन मोहन साहब का तो साथ मैंने काम नहीं किया, वो मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन मैंने उनका ट्रिब्यूट बजाया मैंने टी सीरीज़ में। मैंने जो उनके जितने भी गाने थे, जो पॉपुलर गाने थे, मैंने उनमें बजाया है, और उनके लिए शोज़ भी मैंने किया हुआ है उनके नाम से। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके लिए कम से कम उससे रूबरू होने वाले उनके गीतों में मैंने काम किया है, और हमेशा इंशाल्लाह करता रहूँगा। अच्छा, अगर हम गीतों की बात करें 90s मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सुनहरा दौर है, जो मेरे उम्र के जो लोग हैं, जिस वक्त हम जवानी के अयाम में थे, उस वक्त के जो गीत जो है हमारे लबों पर बहुत ज़्यादा थे, फिर वो आशिकी हो, सड़क हो, या उस वक्त की जो भी फ़िल्में हों, वो फ़िल्मों के जो गीत, नदीम श्रवण जी का बहुत दौर था, कुमार शानू को हमने उस दौर में सुना, उदित नारायण तो थोड़ा सा पहले से थे, मगर उस वक्त भी जो है उरूज पे आ चुके थे। कुछ ऐसे गीत, कुछ ऐसे नगमे जिसकी कंपोजिशन में आपने खुद जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो? नदीम श्रवण के मैंने काफ़ी ऐसे गाने बजाए हुए, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उनका एक गाना था, पिक्चर आई थी हमारा ये प्यार के, उनमें एक गाना था घूंघट की आड़ से, तो उसमें मैंने प्ले किया है। घूंघट की आड़ से दिल बरबा, दीदार अधूरा कहता है। वो बहुत अच्छा पॉपुलर गाना हुआ है, और काफ़ी गाने मैंने उनके बजाए भी है, आनंद मिलन के बजाया, और कुमार शानू जी के भी काफ़ी। मैंने जब पीक टाइम था 94 से उनके साथ मैं शोज़ में कर रहा हूँ, जब उनका एकदम पीक टाइम था तो उनके शोज़ में, लाइव शो में उनके रहता था, और उनके काफ़ी गाने मुझे याद भी थे। और नदीम श्रवण जी काफ़ी मैंने काम किए हैं, बहुत से गाने बजाए, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग हम उनके रेगुलर म्यूजिशियन थे, तो बहुत मज़ा आता था उनकी कंपोजिशन से। और 90s में उन्होंने जो काम किया है, शायद ही वो म्यूजिक डायरेक्टर को ऐसा आएगा, और नया कुछ ट्रेंड लेके आए थे। जाहिर सी बात है कि आप जैसे शोज़ में भी काफ़ी मशहूर हो गए थे, फिर वो कुमार शानू जी हों, उदित नारायण जी हों, और या सोनू निगम जी हों, या सुनिधि चौहान तक, श्रेया घोषाल भी, अगर उन नामों में हम जोड़ दें तो वो गलत नहीं होगा। नहीं, उनके साथ जी काम किया उनके है। साथ भी आपने काम किया। मैं सुनी चौहान जी के साथ, वो मेरे वेल विशर भी रह चुकी है, और मेरे लिए काफ़ी उन्होंने बहुत कुछ, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि मुझे आज तक अभी तक उनके ट्रूप में हूँ मैं, और मुझे हमेशा लाइक करते हैं, और मुझे हमेशा आशीर्वाद भी देते हैं, और उनके गाने माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप भी उनके गाने सुनिए, और इज़ ए वेरी गुड लेडी, वो हमेशा कोऑपरेट करती है, और हमेशा हमारी मदद भी करती है, और उनके ग्रुप में हमें अभी भी है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता था कि आपके ज़रिए और उनके ज़रिए हिंदुस्तान से बाहर किन किन ममालिक में जो है आप लोगों ने हिंदुस्तानी गीत संगीत को पहुंचाया? मैं शोज़ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ ऑडियो की, कैसेट्स की, या अलग अलग माध्यम की, वो तो पहुंचता ही है, मगर जहाँ पर हिंदुस्तानी संगीत को लाइव लोगों ने सुना हो और वहाँ पर आप लोगों ने परफॉर्म किया हो, तो वो ममालिक कौन कौन से जहाँ पर आप खुद पहुँचे हिंदुस्तानी संगीत जगत को लेकर?
सबसे पहले तो मैं मॉरिशस कहूँगा, मॉरिशस में मैंने परफॉर्म किया है। फिर आपके यूएस आ जाते हैं, अमेरिका। फिर लंदन में भी मैंने काफ़ी शोज़ किए, कुमार शानू जी की और सुनील जी की भी। फिर हमारा साउथ अफ्रीका आ गया है, फिर जापान आ गया है, इज़राइल भी आ गया है, और कितने भी ममालिक है उस सब में काम किया है मैंने। और वहाँ पर हम लोग ने अपना झंडे गाड़ के आए हैं। और वेस्ट इंडीज़ में मैंने काफ़ी काम किया है, जो मुझे वहाँ इज़्ज़त मिली है, जो आज मालेगांव में जो इज़्ज़त मिली है, मुझे वेस्ट इंडीज़ में भी काफ़ी इज़्ज़त मिली थी। आज भी लोग वहाँ पर, लेकिन वहाँ हिंदी बोल नहीं पाते, लेकिन वहाँ के गाने हमेशा लाइक करते हैं अपने इंडियन सॉन्ग को, और अपने इंडियन को भी काफ़ी लाइक करते हैं। बहुत अच्छा हमको अनुभव है वहाँ का। अच्छा, हर इंसान का कोई ना कोई आइडियल होता है। अब जाहिर सी बात है कि आप संगीत जगत से जुड़े हो, तो आपका अपना कोई आइडियल, और क्या किन म्यूज़िक डायरेक्टर्स से आप इंस्पायर थे, या कौन से म्यूज़िक अरेंजर्स? उम्मन ये होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स को तो सब पहचानते हैं, जो म्यूज़िक अरेंजर्स होते हैं, जो कि पूरी संगीत में, पूरे गीतों में जो है रूह भरने का काम जो है वो करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी जगहों को वो भरते हैं। बहुत सारी हरकतें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हमें पता भी नहीं होती, मगर वो म्यूज़िक अरेंजर्स का काम होता है। तो ऐसे किन किन लोगों से आप इंस्पायर हुए? और मैं चाहूँगा अगर कुछ म्यूज़िक अरेंजर्स का आप यहाँ पर जिक्र तज़किरा कर दें, तो लोगों को भी पता चलेगा कि एक गीत को सजाने में उनका कितना बड़ा योगदान होता है। जाहिर सी बात है, म्यूज़िक अरेंजर्स में कहीं ना कहीं आपका भी शुमार होता है, आपका भी नाम होता है। सबसे पहले तो मैं जो म्यूज़िक अरेंजर का आपने बात की है, उनका नाम है किशोर शर्मा, जिन्होंने सिलसिला पिक्चर में भी अरेंज किया हुआ है, चांदनी पिक्चर है, लम्हे है। उन्होंने मुझे ब्रेक भी दिया है, और वो काफ़ी जगह हीना पिक्चर का बैकग्राउंड भी किया है उन्होंने, राम त्रिगंगा मैली का ही बैकग्राउंड किया है। तो वो सबसे बेहतरीन अरेंजर है, जो हर चीज़ को हमेशा समझ के चलते हैं। और अभी के दौर में जैसे विपिन पंचाल है, नितिन शंकर है, जो रिदम को अच्छा करते हैं, उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग भी अच्छे अरेंजर है। इन लोगों का नाम है। अच्छा, मालेगांव में कोहिनूर एकेडमी के मार्फत आप यहाँ पर एक मिशन लेकर के आए। हमारे अबुल फैसल साहब जो हैं कोहिनूर एकेडमी के एक बहुत ही फ़ाल है। ख़ास तौर से मौसीकी को उन्होंने मालेगांव शहर में सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने मालेगांव शहर वालों को ये बताया है कि इसमें रोज़ी रोटी भी की जा सकती है। इसमें आप जो है जॉब भी जो है बरसरे रोज़गार आप हो सकते हो। एज ए म्यूज़िक टीचर आपको अपॉइंट किया जा सकता है, या नेवी में, आर्मी में भी जो है आपको जो है मौक़े मिल सकते हैं। अभी जो मिशन के तहत आप मालेगांव शहर तशरीफ़ लाए, हम देख रहे हैं कि 2 दिन हो गए हैं, और आप जैसे वो लोग कि जिनका शेड्यूल बड़ा बिज़ी होता है, आप 2 दिन से जो है मालेगांव शहर में क़याम किए हो। तो ये कौन सा एक जज्बा है जो मालेगांव शहर में आपको खींच लाया है, और मालेगांव शहर को आप एक्चुअल देना क्या चाहते थे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूँ, लेकिन हमारे जो मालेगांव से जहाँ हम लोग को म्यूज़िक के लिए मिला है, मेरे वालिद साहब को, मैं वहाँ नहीं आ पाया था। लेकिन मैं काफ़ी समय से सोचा कि मालेगांव जाऊँगा, तो ऐसे हम लोग ने ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं आने का। फिर एक बार यहाँ के जो जर्नलिस्ट है इम्तियाज़ खलील साहब और हमारे अबुल फैसल साहब, वो एक बार बॉम्बे आए थे, कुछ उनका कैसेट का काम था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैं वहाँ गया था। तो उन्होंने बोला कहीं मालेगांव आइए, तो आपको हमको मालेगांव की आपकी ये सब शान वान देखिए, आप कैसे लोग हैं। मैं पक्का मैं आऊँगा ज़रूर। लेकिन मालेगांव की एक ख़ास बात है कि यहाँ का जुमा, बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ का जुमा मिस नहीं करना, लेकिन बहरहाल मेरे नसीब में नहीं था वो, मैं थोड़ा लेट आया। लेकिन इंशाल्लाह आगे भी आऊँगा मालेगांव में, और यहाँ के लोग ने मुझे जो प्यार दिया है, जो इज़्ज़त दी है, इंशाल्लाह वो भूलूँगा नहीं मैं। और हमेशा जब जब याद करेंगे अबू फैसल साहब, अपने इम्तियाज़ खलील साहब, मैं ज़रूर आऊँगा, उनके लिए टाइम निकाल के आऊँगा। और लोगों को ये मैसेज दूंगा, जो सीखना चाहते हैं उनको काफ़ी मैं बताऊंगा भी, और जितना हो सके उनको जितना मैसेज जितना मुझे आता है उनको बताऊंगा मैं। और बस यही मेरी दुआ है लोगों से। अच्छा, हर इंसान का जाहिर सी बात है कि फ़ैन फॉलोइंग भरपूर होती है, वो आपकी भी माशाल्लाह भरपूर है। अब मैं ये नोट कर रहा हूँ कि आपका जो चेहरा है वो कृष्णा से काफ़ी मिलता जुलता है, जो
गोविंदा के जो भांजे हैं अरे बाप रे। वो काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो चेहरा है वो काफ़ी मिलता, ये हुस्न इत्तेफाक है। बैर कैफ वो तो एक ये हमारे इंटरव्यू का हिस्सा नहीं था ये सवाल। मैं ये चाहता हूँ कि एक फ़ैन फॉलोइंग जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में आपके जानने मानने वाले पहचानने वाले होंगे। शख्सियत माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी है कि दो बात जो आपसे कर ले तो गुरविदा हो जाए आपका। आप अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और जहाँ मेरे लुक का आपने बताया है, अभी जो तस्करा किया आपने, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग ने कहा है कि आप इन एक्टरों से मिलते हैं, वो एक्टरों से मिलते हैं। कुछ लोग मुझे अक्षय आनंद की तरफ से भी कहा जाता है कि आप उनके छोटे भाई तो नहीं है गए, जैसे आपने गोविंदा जी के भतीजे का नाम लिया। ऐसा कुछ नहीं है, क्या लोगों की शक्लें बदलती रहती है, और शायद मुझे मैच भी हो गया अगर लोग यही समझते हैं। और मैं लोगों को यही, जो मेरे फैन फॉलोअर यही कहना जो सीखना चाहते हैं, सबसे पहले वो उनका मेरा ये मैसेज है कि पहले अपने क्वालिफ़िकेशन पे ध्यान दे। ये तो सीखने तो माशाल्लाह लगा ही रहेगा, लोग तो इसमें माशाल्लाह जिएंगे, और यही है कि पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन पे ध्यान दे, अपना एक मकाम बनाए इंशाल्लाह। और इसमें तो इंशाल्लाह आगे जो भी होएगा अल्लाह ताला अच्छा ही करेगा। और म्यूज़िक के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर, और अगर उनकी नसीब में रहेगा तो इंशाल्लाह उनमें भी महारत उनकी हासिल होगी। बस एक आखिरी सवाल ये है कि माशाल्लाह मकबूलियत आज भी कुछ कम नहीं है, अचीवमेंट्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले दिनों में या भविष्य में या मुस्तकबिल में जो है आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं यही चाहूँगा कि आने वाले दिन में जो इस सिटी मुझे प्यार मिला है, जो मुझे शोहरत मिली है, जो इज़्ज़त मिली है, इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी मेरा बड़ा प्रोग्राम हो तो मैं मालेगांव में ही करना चाहूँगा। जो हमारे यहाँ के जो गज़ल सिंगर है शाहिद अख्तर साहब, खलील साहब, तो उनके साथ मैं प्लेइंग करूं, क्योंकि वो भी अच्छे आर्टिस्ट है, ग्रेट आर्टिस्ट है, उनको भी ये मौका मिलना चाहिए। और बस यही मेरी ख्वाहिश है कि मैं मालेगांव में अच्छा परफॉर्म करूं और लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट करा सकूं मैं, ये मेरी सबसे दिली ख्वाहिश है। मुझे लगता था कि जब मैं सवाल पूछूंगा तो शाहिद अंसारी साहब ये कहेंगे कि मुझे एक बहुत बड़ा कोई फ़िल्म में म्यूज़िक देना है, बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, या कोई और बहुत ऊंचे ख्वाब। मगर देखिए एक अच्छे और सच्चे कलाकार की पहचान ये होती है कि उन्होंने वो मालेगांव के उन कलाकारों का नाम लिया है जिसको मैं समझता हूँ कि शायद शहर ने तकरीबन जो है फरामोश कर दिया, जिनकी खिदमत को फरामोश कर दिया। एक सच्चा कलाकार ही एक सच्चे कलाकार की कला को पहचान सकता है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब वाला आपका कि आपकी जो सोच है वाकई बहुत अच्छी है, और आप जो जिस तरीके से कलाकारों की कला को सराह रहे हैं, वाकई मुझे लगता है कि आपसे बहुत सारे लोग जो है इस्तिफ़ादा करेंगे। मानव समाचार भी ऐसे अच्छे सच्चे कलाकारों की कद्र करता है, सराहना करता है और उनकी खिदमत को सलाम करता है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।